नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, जिसके बाद शुक्रवार को दिल्ली पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए एक महिला पहलवान को लेकर उनके घर पहुंची। वहीं बता दें कि जगबीर सिंह 2007 से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी हैं। उन्होंने ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस में गवाही दी है। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि ब्रजभूषण महिला पहलवानों के बगल में खड़े थे, इससे महिला पहलवान असहज महसूस कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि ब्रजभूषण ने महिला पहलवानों को परेशान किया। सारे विषय कोर्ट के संज्ञान में है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल होगी। अब चार्जशीट फाइल होने दीजिए, फिर अगर बोलना उचित होगा तो बोला जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। लेकिन जितने भी पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने आरोप लगाया कि आप लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब तो मामला ही पलट गया। वो कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया था कि वो इस तरह के केस दर्ज कराएं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। ये काम कोर्ट का है। तो आपको लगता है कि न्याय मिलेगा आपको, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आपको लगता है कि अब न्याय मिलेगा क्योंकि धीरे धीरे चीजें अपने आप सामने आ रही हैं? ये भी काम कोर्ट का है। अभी जो डेवलपमेंट हुआ है कि जो नाबालिग लड़की के पिता, उन्होंने कहा है कि उन्होंने बदला लेने की नियत से केस फाइल किया था। उनका कहना है कि चूंकि उनके साथ पक्षपात हुआ था ट्रायल के दौरान और उस वजह से उन्होंने ये कहा था। क्या कहना है आपका? देखिए, अभी प्रकरण कोर्ट के संज्ञान में है और इसके पहले मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं। अभी मैं कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं। फिर भी इतना कहना चाहता हूं कि हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और कोर्ट जब अपना फैसला देगा तो उस समय देखा जाएगा कि क्या बोलना है कि नहीं बोलना है। 15 जून तक का जो है समय मांगा गया है पहलवानों से कि अपना प्रदर्शन जो स्थगित रखे। तब तक आपको क्या लगता है, क्या कुछ जो है होने वाला? आपका पक्ष क्या है इसमें? नहीं, मेरा कोई पक्ष नहीं है। मेरा पक्ष ये है कि 15 जून तक का सरकार ने आश्वासन दिया है। हम भी आपके माध्यम से ही सुन रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ही सुन रहे हैं कि 15 तारीख तक पुलिस अपना चार्जशीट फाइल करेगी। 15 तारीख का इंतजार आप भी करें, हम भी करें। सांसद जी, जो एक आप पे आरोप लगाया गया कि आप दबाव बनाते रहे खिलाड़ियों पर, लेकिन अब जो है उधर से ये हो रहा है कि उन पर दबाव बनाया गया कि इस तरह के केस दर्ज किए जाए। चलिए 15 तारीख को आने दीजिए। 15 तारीख सर, फिर भी आपकी तरफ से कोई तो क्या लगता है कि पक्ष आपके पक्ष में आएगा? क्योंकि लगातार आप कह रहे हैं कि आपने, जैसे कि आपने लगातार बयान दिए मीडिया में कि आप बिल्कुल आप नार्कोटिक्स के लिए तैयार थे। आपने छोड़िए, वो सब बहुत पुरानी बातें हैं। 15 तारीख का इंतजार करिए। 15 तारीख का इंतजार करिए। मुझे एक्सरसाइज करने दीजिए, थोड़ा सा वॉक कर लूं। सारे विषय कोर्ट के संज्ञान में है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल होगी। अब चार्जशीट फाइल होने दीजिए, फिर अगर बोलना उचित होगा तो बोला जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए कि अभी प्रकरण कोर्ट के संज्ञान में है और इसके पहले मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं। अभी मैं कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं। फिर भी इतना कहना चाहता हूं कि हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और कोर्ट जब अपना फैसला देगा तो उस समय देखा जाएगा कि क्या बोलना है कि नहीं बोलना है। 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक तमाम दिग्गज अखिलेश, केजरीवाल, राहुल, ममता, तेजस्वी, नीतीश सब एक छत के साथ एक छत के नीचे दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में विपक्षी एकता की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे ताकि यह देश आगे बढ़े, बीजेपी से मुक्ति मिले पूरे देश को। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब, मजदूर
तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। जो एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे हैं, जो खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विफल हैं, वो जहां एकत्रित होने वाले हैं यतीन जी, वहीं पर तो 1750 करोड़ का एक पूरा का पूरा ढांचा पानी में बह गया। उनके अरमान भी 2024 में इसी प्रकार से बह जाएंगे, ये मेरा विश्वास। ये लोग जितने ही जुटेंगे उतना ही जनता जुटी हुई है। जनता जुट करके एक साथ ये पलटू राम, सल्टू राम, उल्टू राम सबको पटक करके उठा करके भेज देगी नेपाल के तराई में। जनता नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधान सेवक फिर से बनाना चाहता है और पूरी जनता साथ है। लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका, इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से मोदी जी का रथ रोकेंगे। तो इसलिए सारे विपक्षी दलों को जो है, इंक्लूडिंग कांग्रेस, रीजनल पार्टी, हम लोगों का प्रयास है कि एकजुट होइए। अगर ये लोग आ गए तो देश बचेगा नहीं। आज क्या है, दो लोग देश को बेच रहा है, दो लोग देश को खरीद रहा है। संजीव जीवा हत्याकांड की साजिश नेपाल में रची गई। यूपी में हत्या हुई। विजय कुछ दिन पहले ही नेपाल दरअसल गया था। विजय नेपाल के बड़े माफिया के संपर्क में था और संजीव जीवा को मारने के लिए उसने सुपारी ली और सुपारी की जो विजय यादव कुछ दिन पहले ही नेपाल गया था, जहां पर नेपाल के बड़े माफियाओं के साथ वो संपर्क में आया था। खबरें ये भी बताती हैं कि संजीव जीवा को मारने की डील मुंबई में हुई थी। मुंबई में ही शूटर विजय यादव को डील की बड़ी रकम भी एडवांस में दी गई थी। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि हत्या में 1 करोड़ से ज्यादा की डील हुई थी। हत्या के आरोपी विजय यादव को एडवांस में मुंबई में ही रकम दी गई थी। वहीं इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जल्द ही परत दर परत खोलने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें, जीवा हत्याकांड पुलिस पर सवाल बना हुआ है। गैंगस्टर जीवा पर सियासी उबाल भी है, मगर सवाल ये कि पुलिस के इकबाल पर क्या गुंडे भारी पड़ रहे हैं। सवाल ये कि कहां सोए हैं बड़े अधिकारी। जीवा के बहाने मुख्तार पर वार तो हो रहा है, मगर गैंगस्टर की हत्या के पीछे क्या गैंगवार ही है। आपको यह भी बता दें, चेक रिपब्लिक की बनी रिवॉल्वर से हत्या को अंजाम दिया गया, यानी कि .357 बोर की रिवॉल्वर से ये फायर किए गए थे। वैसे इससे पहले अतीक की हत्याकांड में भी भले ही 3 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था, मगर अतीक की हत्या का मास्टरमाइंड कौन है, ये सस्पेंस आज भी बरकरार है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जीवा हत्याकांड भी अतीक की मर्डर मिस्ट्री की तरह मिस्ट्री ही बनने जा रहा है,
मगर सवाल ये कि ये कोई पहली बार नहीं जब कोर्ट के भीतर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया हो। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब ये वक्त नहीं आ गया जब कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा सके ताकि ऐसी वारदातें ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 7,000 से ज्यादा एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान योगी ने कहा कि 6 साल में 6 लाख भर्तियां की गई। किसी भी चयन प्रक्रिया में हमने धांधली, अव्यवस्था, अराजकता और भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया। चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या फिर माध्यमिक चयन आयोग, पुलिस की भर्ती हो या फिर बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती, इस प्रक्रिया को पूरे पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया गया। देश ने विगत 6 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर किया गया, ये चीजें दिखाती है कि विभाग के द्वारा जो पहल की गई या जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, आज उसके परिणाम हमें जमीनी धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। हमारे लिए पूरा देश एक कुटुंब है, एक परिवार है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, किसी के साथ अपने पराये का भेद नहीं कर सकते और किसी भी व्यवस्था में यह स्वीकार्य भी नहीं होना चाहिए। विगत 5 और 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। दरअसल ईडी ने राजस्थान में छापेमारी की थी। ऐसे में उन्होंने कहा कि ईडी की राज्य में छापेमारी पहले से तय नहीं थी। सीएम गहलोत सीकर जिले के खंडिला में राजस्थान सरकार के महंगाई राहत शिविर के तहत आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बात कही। पहले ही कहा था ईडी का इंतजार हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां जहां चुनाव देश में हुए हैं सब जगह ईडी जाती, पहले उनको लिस्ट दी जाती है। दबाव में ईडी काम करे उचित नहीं है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो। हाँ, अगर निष्पक्ष काम करे वो बिना दबाव के, तो हम तो स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि अगर वो एजेंसी देश की है वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। और अगर मान लो वो एजेंसी काम अच्छा करती है, निष्पक्ष करती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुभव कहता है कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और जहाँ विपक्षी पार्टियां होती है वहाँ ईडी को भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं, लिस्ट देके भेजते हैं। सुना मैंने, वो कहते हैं आप इसमें देखो कौन कहाँ का जाना है आपको, कांग्रेस के नेताओं कौन सहयोग कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। ये परंपरा उचित नहीं है। ईडी के अधिकारियों को, सीबीआई अधिकारियों को, इनकम टैक्स में कहना चाहूँगा, कृपा करके आप दबाव में काम नहीं करें। आपने शपथ ली है नौकरी के वक्त में, आपका दायित्व है, जैसे हम लोग राजनीति में है उसी ढंग से आपका दायित्व है कि आप निष्पक्षता से काम करें, न्याय सुनिश्चित करें सबके सामने साथ में, और दबाव में नहीं आए। बस मेरा इतना ही कहना है। उत्तराखंड में एक तरफ लफ्जियात की घटना सरकार के लिए चिंता का विषय बन रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी की ही दायित्वधारी नेत्री उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना का वायरल चैट एक बार फिर से मीडिया के सुर्खियों में बन गया है, जिस पर भाजपा नेताओं
बोर्ड से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछते तो अच्छा होता। लेकिन चलिए, आप कह रहे हैं तो मैं इतना ज़रूर कह दूंगा कि गीता खन्ना जी हमारी आयोग की अध्यक्षा हैं और मैं ये मानता हूँ कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे कहीं भी कोई सवाल उत्पन्न हो। बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं और मैं ये मानता हूँ कोई षड्यंत्र हो सकता है कोई फेक आईडी से कुछ कर रहा, और इसका जवाब तो वही दे पाएंगे अगर आप कोई प्रश्न उठा लें। दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसका जवाब न तो सरकार के पास है और न ही बीजेपी के नेताओं के पास, जबकि ताजुधारी नेता इस विषय पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता जरूर यह आरोप लगाने का काम कर रहे हैं कि चुनाव से पहले एक बार फिर से बीजेपी के नेता हिंदुत्व या जाति धर्म का कोई एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं ताकि चुनाव में उसका लाभ बीजेपी को मिल सके। से तो भाजपा का एक सूत्री कार्यक्रम ही यही है कि समाज में कैसे नफरत फैलाई जाए, समाज में तुष्टीकरण कैसे हो, समाज को बांटा कैसे जाए। लेकिन अब तो उसने सभी हदों को पार कर दिया है। अब उसने अपने आयोगों के अध्यक्ष को इस काम में लगा दिया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उत्तराखंड की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना कल तमाम ग्रुपों में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक संगठन बनाने के लिए 21,000 की चंदा उगाही कर रही थी। तमाम महिलाओं को अकाउंट नंबर्स दिए जा रहे थे और उनसे कहा जा रहा था 21,000 तो देने ही देने हैं, इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। देखिए, हिंदू तो क्या है, हम सब लोग हिंदू हैं। उत्तराखंड जैसा प्रदेश जहाँ पे देवभूमि है, जहाँ सनातन धर्म की संस्कृति है, हम सब लोग भगवान राम, भगवान बजरंगबली को सबको मानने वाले लोग, आस्थावान लोग हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग हिंदू के लोग हैं, हम सब लोग हिंदू में आस्था रखते हैं। और अगर आप इस प्रकार का अगर एक सिर्फ एजेंडा चलाने के लिए देश में जिस प्रकार का एजेंडा चल रहा है, अगर उस एजेंडे को सक्सेसफुल करने के लिए अगर इस प्रकार का अगर कृत्य कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि ये ठीक है। अब उत्तराखंड में एक बार फिर से लफ्ज़ियात की घटना सरकार के लिए चिंता का विषय बन रही है। तो वहीं दूसरी ओर पार्टी की दायित्वधारी नेत्री उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना का वायरल चैट। खैर, ये सियासत है, मगर इस सियासत में खड़े हुए सवाल नए सियासी बवंडर की वजह बने हुए हैं। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उधर झारखंड के धनबाद में झरिया कोयला अंचल में BCCL की एक कोयला खदान के धंस जाने से चोरी छिपे कोयला निकाल रहे करीब 1.5 दर्जन लोग दब गए। इसके बाद आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने मलबे से दबे कोयले को लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में ले गए। यहाँ डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि 10 से 15 लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है। 5 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। धनबाद में हर रोज बड़ी संख्या में लोग अवैध खनन करके कोयला निकालते हैं। अवैध उत्खनन स्थल की भराई की जा रही है। और जमीन घोटाला मामले में कारोबारी अमित अग्रवाल और जगतबंधु टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष को ईडी की टीम ने गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया है, जिसके बाद कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड ईडी की टीम को दी है। ईडी ने कोर्ट में दिए गए रिमांड पिटीशन में बड़ा खुलासा भी किया है। तो वहीं इस मामले पर सियासत भी अपनी चरम पर है। रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड में सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद बिक्री मामले में कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और जगतबंधु टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष को एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। वहीं ईडी ने 5 दिनों की रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। इस पर कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाते हुए 3 दिन के लिए रिमांड की मंजूरी दी है। दरअसल ईडी ने कोर्ट में दिए गए रिमांड पिटीशन में बड़ा खुलासा किया है। इसमें कहा गया है कि सेना की कब्जे वाली जमीन खरीदने के लिए जगतबंधु टी स्टेट कंपनी बनाई गई। कंपनी के बैंक खाते में पता अमित अग्रवाल की ऑफिस का है। यह जमीन जिस टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष को बेची गई, उसके तथाकथित मालिक अमित अग्रवाल ही हैं। इस जमीन की बाजार दर 20 करोड़ 75 लाख रुपए थी। उसे सिर्फ 7 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। जांच में पता चला है कि इस जमीन बेचने वाले फर्जी रैत प्रदीप बागची के खाते में सिर्फ 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। अब इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। बकायदा बीजेपी के दिग्गज और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने अमित अग्रवाल के बहाने सियासी तीर छोड़े हैं और लिखा है कि कुख्यात बिचौलिए अमित अग्रवाल ने जगतबंधु के खाते में 4 करोड़ 69 लाख रुपए डाले, वकील राजीव कुमार को निपटाया, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का पूरा कारोबार चलाया, राज्य के कई नौकरशाहों को अपना घरेलू नौकर बनाकर नियंत्रित किया। अवैध कमाई की ईडी की पूछताछ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अमित अग्रवाल को पारिवारिक मित्र कहा था। तो सवाल है कि इतना बड़ा कुख्यात बिचौलिया दलाल मुख्यमंत्री जी का पारिवारिक मित्र मैं संयोग से बना था या किसी प्रयोग से? मैं कुछ कहूंगा तो लोग कहेंगे राजनीतिक बात है। इस मामले में पत्रकार साथी मेरा और झारखंड की जनता का मार्गदर्शन करें।
आपको बता दें कि ईडी ने बकायदा दावा किया है कि सेना के कब्जे वाली जमीन को फर्जी तरीके से खरीदने वाला दिलीप घोष जगत बंधु टी स्टेट का निदेशक है, जबकि अमित अग्रवाल इस कंपनी में दूसरा संचालक है। ऐसे में सवाल ये, क्या अब इस मामले की जांच सरकार तक पहुंच सकती है? क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि अमित अग्रवाल और हेमंत की सरकार दोनों एक जिस्म और एक जान है। खैर जो भी हो, मगर इतना जरूर है कि इस मुद्दे पर सियासत होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। बात हरिद्वार की, जहां सपरिवार गंगा नहाने आए एक शख्स ने बीच सड़क पर कार खड़ी कर दी, खुद को दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बताते हुए जमकर हंगामा किया। घटना हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में विश्वकर्मा घाट की बताई जा रही है। चारधाम यात्रा और गर्मी की छुट्टियों के चलते इन दिनों हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में धर्म नगरी की सड़कों पर जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। हालात यह है कि लोगों को कई घंटे जाम में फंसना पड़ता है और इसे लेकर यातायात पुलिस भी लगातार अभियान चला रही है। अपने परिवार के साथ दिल्ली से गंगा स्नान करने आए एक युवक ने अपनी कार सड़क पर खड़ी कर दी और परिवार के साथ गंगा नहाने चला गया। मौके पर पहुंची यातायात पुलिस ने इस कार का चालान काटना चाहा तो इस युवक ने खुद को दिल्ली की यातायात पुलिस का सिपाही बताते हुए जमकर बवाल काटा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार की तस्वीरें। खुद को दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बताते हुए बीच सड़क पर गाड़ी लगाकर जमकर बवाल काटा गया। मिसिज है मेरी, मैं बैठी है आपको चलान नहीं करना है आपको। चलान कर दियो ना मैं। हाँ तो लाइसेंस ही चाहिए क्या? कर दियो ना। आप कह रहे हो कि मत दिखाओ। बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।